हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आर्ट्स स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो देख लेने के बाद आपका मोहनजोदड़ो टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो नाम का एक शहर था। ये जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने कब की थी, 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान यहाँ हर गली हर शहर में मानव के कंकाल मिले, अतः इसे मृतकों का टीला कहा जाने लगा। यानी कि जब पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई कर रहे थे तो वहाँ के हर गली में हर शहर में मानव के कंकाल मिल रहे थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाने लगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अब ये जो मोहनजोदड़ो था, यह सिंधु घाटी सभ्यता में मिले सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का युद्ध आक्रमण जैसी चीज़ें नहीं मिली है, अतः यह एक शांति प्रिय शहर था। अब देखो, अब हमें युद्ध जैसी कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, आक्रमण जैसी कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, और न ही उस शहर में कोई हथियार मिलेगा, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या था, एक शांति प्रिय शहर था। हाँ, तो वो था फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा नॉर्मल से इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के नगर विभाजन के बारे में। ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यह नगर दो भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसे हम लोग दुर्ग और निचले शहर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले दुर्ग के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद निचले शहर के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दुर्ग को ऊंचाई पर बसाया गया था। इसे ऊंचा करने के लिए कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे। दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए इसे चारों ओर से घेरा गया था, जिससे ये पता चलता था कि इसका निर्माण केवल खास तबकों के लिए हुआ था। अब दुर्ग को इतना सुरक्षित रखा गया था, तो इससे ये पता चल जाता था कि ये केवल खास लोगों के लिए बनाया गया था, इसमें आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं था। हाँ, तो चलिए देखते हैं निचले शहर के बारे में। निचला शहर प्रायः आम जनता के लिए बनाया गया था। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, वो जो दुर्ग था, ये दुर्ग खास तबकों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये निचला शहर आम जनता के लिए बनाया गया है, जिसमें केवल आम जनता रहती थी। इसे दीवारों से नहीं घेरा गया था और इसे दुर्ग से नीचे रखा गया था। अब ये जो निचला शहर था, इसे दीवारों से नहीं घेरा गया था, लेकिन दुर्ग की चारों तरफ से चार दीवारी की गई थी, और इसे चारों तरफ से चार दीवारी नहीं की गई थी, और इसे दुर्ग से नीचे रखा गया था। दुर्ग को चारों तरफ से घेरा गया था और इसे चबूतरे पर बसाया गया था, लेकिन इसे नीचे रखा गया था और इसे चारदीवारी नहीं की गई थी। कभी कभी आंसर राइटिंग में दुर्ग और निचले शहर के बारे में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से अपना आंसर बनाकर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकासी और सड़क प्रणाली अगला टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें तथा नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी इस पर तरीके से थी। कुछ पहले यहाँ से जाएगी, फिर कोई सड़क यहाँ से आकर ऐसे काटेगी, फिर कोई सड़क यहाँ से आकर ऐसे ऐसे, इस तरीके से मोहनजोदड़ो की सड़कें थी समकोण पर, सभी एक दूसरे को काटती थी। इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहते हैं। यदि मोहनजोदड़ो के घरों का गंदा पानी नालियों में निकास करना था, तो घर का कम से कम एक दीवार नालियों में सटा होना जरूरी था। अब यदि मोहनजोदड़ो के घर जो थे, यदि वो अपना पानी नाला में बहाना चाहते थे, तो उनको ऐसे घर बनाना था कि कम से कम उनका एक दीवार नालों में से अगर सटे। इस शहर की मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। यहाँ की जो मुख्य सड़क थी वो 10.5 मीटर चौड़ी थी। यहाँ पे बात सिर्फ मुख्य सड़क की हो रही है, और जो अन्य सड़कें थी वो 3.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी होती थी और अन्य सड़कें 3.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। अब अगला टॉपिक देखते हैं।
अब अगला जो टॉपिक है हमारा है सुविधाओं से पूर्ण मकान। तो देखते हैं, मोहनजोदड़ो के हर घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जो हमारा मोहनजोदड़ो का हर एक घर था उतनी ज़्यादा सुविधापूर्ण था कि वहाँ का हर एक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्नान करने वाले कुएं, कोई घर के फर्श पर ईंट बिछे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई घर के फर्श पर ईंट बिछे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 2 मंजिले मकान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब मोहनजोदड़ो आज से लगभग 4,500 साल पहले भी 2 मंजिले मकान हुआ करते थे दोस्तों, आपको याद रखना है। और उन मकानों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। मोहनजोदड़ो में से लगभग 700 स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो लगभग 700 स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो अब इतने सारे स्नानागार में जो सबसे बड़ा स्नानागार होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, उसे भी देख लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था उसे हम प्राचीन वर्ल्ड का टैंक कहते हैं। यह स्नानागार 8 फीट गहरा, 40 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है। इस स्नानागार को उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियाँ लगी थी। इस स्नानागार में उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियाँ लगी थी जो स्नानागार में प्रवेश का कार्य करती थी। अनुमान लगाया जाता है कि इतने बड़े स्नानागार का प्रयोग कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अब देखो, इतने बड़ा स्नानागार जो है 40 फीट लंबा और 8 फीट गहरा तथा 23 फीट चौड़ा, इतने बड़ा स्नानागार का तो कोई एक व्यक्ति प्रयोग करता नहीं होगा। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यह सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके चारों ओर कुएं भी बने थे। ये जो बड़ा सा स्नानागार बना था इसके चारों ओर कुएं भी बने थे जो शायद इसमें पानी भरने का कार्य करते थे। अब ये जो बड़ा स्नानागार है इसके चारों ओर कुएं भी बने होते थे। इसके चारों तरफ कुएं बने थे दोस्तों। अब मान लीजिए इस स्नानागार में नहा कर पानी लोग गंदा कर दिए हैं तो इस स्नानागार का पानी इसमें छोड़ दिया जाता होगा, इसलिए शायद इसके चारों तरफ कुएं बने थे। अब चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोहनजोदड़ो का अनाजगार। अब देखो, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बिल्कुल पास ही एक भवन मिला है जिसका वर्तमान उद्देश्य अभी तक नहीं पता चला है कि ये किस लिए बनाया गया होगा, लेकिन ये वर्तमान अन्नागार की तरह ही प्रतीत होता है। अतः पुरातत्वविद इसे अन्नागार ही मानकर चलते हैं। इस अन्नागार की लंबाई 200 × 50 फीट की थी तथा चौड़ाई 50 × 20 फीट थी। इस अन्नागार को 2 भागों में बांटा गया था और बीच में 23 फुट रास्ता छोड़ा गया था। 23 फुट रास्ता बीच में छोड़ा गया था। देखो, कुछ इस तरह से था अन्नागार, ऐसा था अन्नागार हमारा था। और इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, ऐसे और ऐसे। 2 भाग ये हो गया, एक भाग ये और एक भाग ये, और बीच में ये 23 फुट रास्ता हो गया हमारा। इधर बगल में दरवाज़ा लगा था और बीच का ये रास्ता था। अनुमान मुताबिक मोहनजोदड़ो की जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ अनाज इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब देखो, जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ खाने वाले भी ज़्यादा होंगे। अब जब खाने वाले होंगे तो अनाज इकट्ठा करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण इस अन्नागार का निर्माण हुआ। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएं। तो मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। अब दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा कि मोहनजोदड़ो में बस एक बड़ा सा स्नानागार मिला होगा, कुआं मिला होगा और अन्नागार मिला होगा। वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें मिली होंगी जिसे आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। तो देखते हैं वहाँ क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले मिला था पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं मिला था, स्नानागार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आज से 4,500 वर्ष पहले ही सूती वस्त्र मिल गए थे। स्वास्तिक चिन्ह, पशुपति शिव, उस जमाने में भी भगवान शिव की पूजा होती थी। कांसे की एक नर्तकी मिली है जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे धातु का प्रयोग होता था। तांबे का भी ढेर मिला है हमें, तांबे और कांसे के धातु के ढेर मिले हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।